गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने ग्लूकोज से मेनोज में परिवर्तन की अभिक्रिया और उसके अभिक्रिया की क्रियाविधि देखी थी। अब हमारा आज का टॉपिक है एपीमरीकरण, जिसे अपन एपीमराइजेशन कहते हैं। एपीमर क्या होते हैं कि ऐसे विवरिम समावेवी, ठीक है, ऐसे डायस्टेरियमर्स जो केवल एक असममित कार्बन पर विन्यास में क्या हो, भिन्न हो, उससे अपन क्या कहते हैं, एपीमर कहते हैं। ठीक है, ऐसे विवरण समावी जो केवल एक असममित कार्बन पर क्या हो, अभिविन्यास भिन्न हो। बाकी मतलब बाकी के जितने भी असममित कार्बन है या कायरल कार्बन है, ठीक है, उनमें तो विन्यास समान होगा, लेकिन एक कार्बन में केवल जो विन्यास होगा वो परिवर्तित होगा। ठीक है, ऐसे अपन समावी को क्या कहते हैं, एपीमर कहते हैं। उदाहरण की अगर अपन बात करें, जैसे डी ग्लूकोज व डी मेनोज है, ठीक है, दोनों के अंदर C2 पर विन्यास में भिन्नता होती है। ठीक है, अतः ये C2 एपीमर कहलाते हैं। मतलब कार्बन नंबर 2 पर अगर अपन देखें, दोनों की मेनोज और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखते हैं अगर अपन, ठीक है, तो केवल जो सेकेंड नंबर कार्बन है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, केवल इसके विन्यास में भिन्नता है। ठीक है, यहाँ पर OH लेफ्ट साइड में है, जबकि यहाँ पर OH है वो राइट साइड में है। ठीक है, बाकी का जो पूरा अगर अपन सीक्वेंस देखें, ठीक है, तो पूरा एज इट इज है। तो ये क्या हुआ, मतलब C2 एपीमर, मतलब 2 नंबर कार्बन पर भिन्नता है तो C2 एपीमर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अतः दो या दो से अधिक असममित कार्बन परमाणु युक्त किसी मोनोसेकेराइड के एक असममित कार्बन परमाणु के विन्यास में परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, एपीमरीकरण, एपीमराइजेशन। मतलब दो या दो से अधिक अगर असममित कार्बन परमाणु युक्त किसी मोनोसेकेराइड के एक असममित कार्बन परमाणु के विन्यास में अगर अपन परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एपीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोनोसेकेराइड में वलय आकार का निर्धारण। ठीक है, कि मोनोसेकेराइड के दो समावयवी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बनते हैं। इन समावयवियों में 6 सदस्यीय वलय संरचना बनती है। अपन ने पहले भी देखा था पिछले लेक्चर्स में कि अगर मोनोसेकेराइड के अगर अपन ग्लूकोज के अगर आइसोमर की बात करें तो इसके अंदर क्या बनता है, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज बनता है और एक क्या बनता है, बीटा डी ग्लूकोज बनता है। और अगर इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या 6 सदस्यीय वलय होती है। ठीक है, मोनोसेकेराइड के समावयव की अभिक्रिया यौगिकों के साथ करवाने पर प्राप्त उत्पाद से वलय आकार का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अगर अपन मोनोसेकेराइड के अगर समयों की रिएक्शन अगर किसी अदर कंपाउंड से करवाएं, ठीक है, तो बनने वाले प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर अपन इनके जो साइक्लिक स्ट्रक्चर का अपन क्या डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप देखते हैं, जैसे कि HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि अल्फा डी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना अभिक्रिया CH3 से करवाएं तो क्या बनता है, Me अल्फा ग्लाइकोसाइड बनता है, ग्लूकोसाइड बनता है। जैसे देखते हैं अल्फा ग्लूकोज है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन CH3Cl से, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या बन रहा है, Me, मतलब जो मेथिल ग्रुप है वो इसके साथ में अटैच हो गया। ठीक है, और जो ये हाइड्रोजन है वो HCl के रूप में बाहर निकल रहा है। कैसे कि CH3Cl है यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, O और H है, इस वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इस ये OH क्या करेगा, ये तो Cl रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और CH3 से Cl रिमूव होने की वजह से CH3 पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये CH3 इससे जाकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, और मेथिल ग्रुप यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें कि मेथिल अल्फा ग्लूकोसाइड को अगर डाई मेथिल सल्फेट के दो अणुओं के साथ गर्म करें तो क्या बनता है, टेट्रा मेथिल अल्फा ग्लूकोजाइड। ठीक है, अब इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि सेकंड स्टेप में कि अगर इसको अपन 2 मेथिल सल्फेट के साथ में गर्म करें, डाई मेथिल सल्फेट के साथ में गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि 4 मेथिल समूह आ जाते हैं। मतलब बाकी के जो एच हैं सिमिलर रिएक्शन होगी। देखिए, एक तो ये OH बाहर निकलेगा यहाँ पर से, एक ये वाला H बाहर निकलता है और एक यहाँ पर H बाहर निकलेगा। ठीक है, और एक ये H बाहर निकलेगा। ठीक है, ये H चारों बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर सब जगह पर क्या, CH3 ग्रुप, CH3, ठीक है, और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप अटैच हो जाता है और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये H सल्फर के साथ में रिएक्शंस करके रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होगा कि तन्यु HCl की उपस्थिति में टेट्रा मेथिल अल्फा ग्लूकोजाइड को गर्म करें।
ठीक है, तो C1 कार्बन का क्या होता है, जल अपघटन होकर टेट्रा मेथिल अल्फा ग्लूकोज बनता है। तो अगर रिएक्शंस करवाएं, अगर अपन मेथिल अल्फा ग्लूकोज ऐड की किससे, HCl की प्रेजेंस में H2O से, ठीक है, तो क्या होता है देखिए यहाँ पर कि ये H2O है, ठीक है, OH और H, ठीक है, ये एक OH तो इस कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है, और ये जो H है, ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर OH के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो एक OH थे वो तो यहाँ जुड़ गया, ठीक है, और दूसरा जो OH है वो यहाँ पर अटैच हो गया, क्योंकि पहले ये इस तरीके से थी रिंग, लेकिन हाइड्रोलाइसिस होया, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस हुआ तो एक जगह एच जुड़ गया और एक दूसरी जगह पर ओ एच का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, और ये यहाँ पर जुड़ करके इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड है कि वलय का खुलना, टायरन अगर रिएक्शन करता है रिएक्शन वलय खुल जाती है, पहले गामा इलेक्ट्रॉन रिंग होती है, बाद में हाइड्रोलाइसिस कराने पर गामा इलेक्ट्रॉन रिंग टूट जाती है। फोर्थ स्टेप में देखते हैं कि P2O5 की उपस्थिति में गर्म करने पर टेट्रा मेथिल अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, ठीक है, अगर अपन P2O5 की प्रेजेंस में गर्म करें तो क्या होता है कि ये हाइड्रोलाइसिस होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा और एक मेथिल ग्रुप और ज़्यादा ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ से तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, देखिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, ठीक है, और यहाँ पर क्या सी डबल बॉन्ड हो, ये इसके साथ में अटैच हो गया डबल बॉन्ड हो के साथ में, ठीक है, और नया सिस्टम में क्या हो, एक मेथिल ग्रुप इसके साथ में आकर के अटैच हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि PD+C की उपस्थिति में गर्म करने पर वी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा कार्बन नंबर 5 का OH समूह कीटोनिक समूह में परिवर्तित हो जाता है। अब वी हाइड्रोजनीकरण की है, मतलब PD+C अपचयन हो रहा है, मतलब यहाँ से दो हाइड्रोजन जो कार्बन नंबर 5 है ये वाला, ठीक है, इसकी ये जो दोनों हाइड्रोजन है यहाँ सर H2 के रूप में रिमूव हो जाती है, ठीक है, और जो ये कार्बन नंबर 5 है ये कीटोनिक ग्रुप के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि 6 नंबर स्टेप में क्या होता है कि HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाने पर प्राप्त उत्पाद का क्या, जल अपघटन करवाने पर ट्राईमेथिल ग्लूटेरिक एसिड और सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है, एसिड बनता है। अतः अगर अपन ट्राईमेथिल ग्लूटेरिक एसिड बनने से एसिड होता है कि ग्लूकोज के दोनों समयावी 6 कार्बन की उपस्थिति होती है, ठीक है, और कार्बन नंबर 5 का विदलन करने से ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के समयावी की वलय संरचना में 5 कार्बन उपस्थित होते हैं। तो अगर इस स्टेप को आगे और बढ़ाएं, ठीक है, HNO3 के ऊपर प्रेजेंस के अंदर अगर इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या होता है कि एक तो हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है, और ट्राईमेथिल ग्लूटारिक एसिड बनता है, मतलब CHO जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो अपन ने पहले भी रिएक्शंस के अंदर देखा है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर जल अपघटन करवाएं ऑक्सीडेशन होने के बाद में, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एक OH ऑक्सीजन और ऐड होगी, ये कहाँ ऐड होती है, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप में, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, अर्थात ग्लूटारिक एसिड के रूप में बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दें, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये CHO के रूप में हो जाएगा, फिर 5 नंबर कार्बन वापस एल्डिहाइड ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, और CH3 और CH3 यहाँ से रिमूव हो जाता है, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होने का प्रमाण है। और ग्लूटेरिक एसिड का बनना, ठीक है, समावेश है ग्लूटेरिक एसिड का बनना, तो किसका प्रमाण है कि इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होने का प्रमाण ये है कि जो ये एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर परिवर्तित हो जाता है वापस से, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन, मतलब जिसको अपन क्या कहते हैं, म्यूटो रोटेशन कहते हैं, कि परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन क्या होता है कि जब अल्फा D+ ग्लूकोज को जल में घोला जाता है तो ये विशिष्ट आघूर्ण का मान धीरे धीरे 112 प्लस 112 डिग्री 0.2 से 52.2 डिग्री में बदल जाता है। जब βD+ ग्लूकोज को जल में घोला जाता है तो विशिष्ट घूर्णन आघूर्ण का मान धीरे धीरे प्लस 18.60 डिग्री से 52.2 डिग्री में बदल जाता है। इस प्रकार किसी भी एनोमर अर्थात अल्फा या βD ग्लूकोज में को जल में घोलते हैं तो समान विशिष्ट ध्रुवण अर्थात 52.5 डिग्री के बराबर हो जाता है। अतः परिवर्तित ध्रुवण गुणों को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं कि किसी ध्रुवण गुणक अर्थात ऑप्टिकल एक्टिविटी पदार्थ के विशिष्ट गुणन में समय के साथ परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, म्यूटो रोटेशन कहते हैं। तो म्यूटो रोटेशन का अपन जनरली मीन्स देखें कि सपोज अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अल्फा D ग्लूकोज है, अगर अपन उसको जल में घोलते हैं तो उसके स्पेसिफिक एक्टिविटी का मान कितना होता है, पहले 112.2 डिग्री, ठीक है, मतलब इतना वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को रोटेट करवाता है, ऑप्टिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाता है। जैसे जैसे अपन पानी में घोलेंगे, ठीक है, तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के जो रोटेशन का मान है वो कितना हो जाता है, 52.2 डिग्री हो जाता है।
ये तो है अल्फा ग्लूकोज की बात। अगर अपन बीटा ग्लूकोज का देखें तो बीटा ग्लूकोज के जो ऑप्टिकल एक्टिविटी स्पेसिफिक ऑप्टिकल एक्टिविटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 18.60 डिग्री, ठीक है, जो बाद में किस में बदल जाती है 52.2 डिग्री। अर्थात अल्फा और बीटा दोनों की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी रोटेशन की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाती है कितनी 52.2 डिग्री, ठीक है, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। तो इसमें ऑप्टिकल म्यूटर रोटेशन का ये मतलब है कि किसी ध्रुवण घूर्णक अर्थात ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ के विशेष घूर्णन में समय के साथ में परिवर्तन होता है, ठीक है, इस परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं म्यूटर रोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक ग्लूकोज के चक्रीय हेमी एसिटाइल रूप की एक विशेषता है, ठीक है। एल्डिहाइड रूप परिवर्तित ध्रुवण गुंडक में भाग नहीं लेता, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। केवल हेमीएसिटाइल स्ट्रक्चर ग्लूकोज की जो हेमीएसिटाइल स्ट्रक्चर देखी थी अपन ने, केवल वो ही म्यूटर रोटेशंस को क्या करती हैं शो करती है। अगर अपन एल्डिहाइड रूप की बात करें जिसमें ऊपर की तरफ क्या होता है CHO जुड़ा होता है, वो क्या करती है म्यूटर रोटेशंस के अंदर पार्ट नहीं लेती है, ठीक है। केवल डी ग्लूकोज ही नहीं बल्कि अपचयी शर्करा भी परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन अर्थात म्यूटर रोटेशन प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन का कारण क्या है, मतलब म्यूटर रोटेशन हो रहा है इसके अंदर तो उसका रीजन क्या है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के जलीय विलयन का साम्य मिश्रण में परिवर्तन ही क्या कहलाता है ग्लूकोज में परिवर्तन घूर्णन का कारण है, ठीक है। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में जलीय विलयन में अगर दोनों के बीच में साम्य हो रहा है मिश्रण में, ठीक है, मतलब एक मिश्रण लिया अपन ने, ठीक है, पहले उसमें क्या डाला अल्फा डी ग्लूकोज डाला, फिर दोनों में इसमें क्या डाला बीटा डी ग्लूकोज, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, पहले उसमें डाली अपन ने अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, दूसरे में अपन ने डाल उसी के साथ में डाला बीटा ग्लूकोज, ठीक है। तो कुछ समय बाद में इन दोनों में क्या हो जाएगा साम्य हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा दोनों दोनों आइसोमर के बीच में, ठीक है। तो ये आइसोमर दोनों के बीच में दोनों मिक्सर के बीच में दोनों फॉर्म के बीच में जो साम्य होता है इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, इसी की वजह से म्यूटर रोटेशंस को शो करते हैं और बाद में इनके जो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है 52.2 डिग्री के रूप में बदल जाती है। इस कारण जल में ग्लूकोज का हेमिएसिटाइल रूप विवर्त श्रृंखला एल्डिहाइड में खुल जाता है जो पुनः चक्रीकरण के द्वारा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में बदल जाता है। अतः ये दोनों रूप विवर्त श्रृंखला संरचना के साथ में क्या रहते हैं साम्य अवस्था में रहते हैं, ठीक है। अतः एक साम्य मिश्रण बनाते हैं, इस प्रकार ये अल्फा या बीटा किसी भी रूप का गुण जल में कितना +52.2 डिग्री सेंटीग्रेड कोण से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का अगर अपन देखें अल्फा रूप है कितना होता है ये बाई 112.2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू है, ठीक है। और अगर अपन बीटा की बात करें यहाँ पर तो बीटा की वैल्यू कितनी होती है 18.60 डिग्री। अगर अपन दोनों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, मिक्स किया अपन ने इस यहाँ पर तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है यहाँ पर साम्य स्थापित हो जाता है, ये वैल्यू तो घट जाती है और ये वाली वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि दोनों मिश्रण मिक्स हो जाते हैं और एक स्पेसिफिक रोटेशन कितना आता है जिसकी वैल्यू कितनी है +52.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेंगे, ठीक है। इससे आगे की जो इसकी मैकेनिज्म है वो अपन अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।